साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का लखनऊ में मेगा शो, पीएम मोदी पर जमकर बरसे राहुल। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में फूंका जोश। यूपी एसटीएफ ने बिहार के बक्सर से बीजेपी के पूर्व नेता दयाशंकर को गिरफ्तार किया। दयाशंकर के खिलाफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद जारी किया गया था गैर जमानती वारंट। बीएसपी के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर जानलेवा हमला। हमले में बाल बाल बचे नसीमुद्दीन सिद्दीकी। आगरा के एतमादपुर में हुआ हमला। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की गाड़ी से भी की गई तोड़फोड़। गुरुग्राम में पिछले 20 घंटों से लगे जाम से दिल्ली को मिली थोड़ी राहत। दिल्ली गुड़गांव टोल और इफ्को चौक से जाम हटा। अब भी 2 किलोमीटर तक लंबा लगा है जाम। और प्राइम न्यूज के एडिटर इन चीफ मोहसिन खान ने यूपी के राज्यपाल राम नाईक से खास बातचीत की। प्राइम न्यूज पर राम नाईक ने साझा किया अपना राजनीतिक तजुर्बा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और वक्त प्राइम एजेंडा का है। बात सियासत की हो रही हो और जिक्र अवध का हो तो बात कुछ खास हो जाती है। और आज की बात भी कुछ खास है। सूबे में 27 वर्षों से सियासी वनवास झेल रही कांग्रेस के युवराज आज लखनऊ में थे, जहां कार्यकर्ताओं की लंबी चौड़ी भीड़ भी जमा थी। अक्सर आपने रैंप पर मॉडल्स को चलते देखा होगा। यह सियासी शो था। रैंप पर राहुल गांधी चल रहे थे, कार्यकर्ताओं से मन की बात कह रहे थे, देश के हालात पर चिंता जाहिर कर रहे थे। सवाल यह है कि राहुल की चिंता देश के लिए थी या फिर सत्ता के लिए। यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्योंकि सत्ता तो जहर होती है, यह राहुल गांधी का ही कहना था। बहरहाल सच है कि कांग्रेस के लिए साल 2017 बेहद खास और महत्वपूर्ण है। यूपी चुनाव वो चुनाव है जो कांग्रेस के साथ साथ राहुल गांधी का भी भविष्य तय करेगा। सवाल राहुल से पूछे जाएंगे, पूछे जाने चाहिए कि 10 वर्षों तक लगातार राज करने वाली कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार के विश्व रिकॉर्ड क्यों बने। बहरहाल अब बात को जमीनी हकीकत की कर लेते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास कोई स्थानीय नेता नहीं था जो उन्हें सीएम पद के लिए दिल्ली से चेहरा आयात करना पड़ा। राज बब्बर जैसे अभिनेता टर्न नेता को पोस्टर बॉय बनाना पड़ा। बहरहाल जानकारों की माने तो अब यह दौर कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन का है और कांग्रेस के लिए राहुल गांधी ही एकमात्र उम्मीद भी हैं। लेकिन यह उम्मीद कितनी खरी उतरेगी, यह आने वाला चुनाव तय करेगा। प्राइम एजेंडा कांग्रेस पार्टी के युवराज, कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के इसी पॉलिटिकल रैंप वॉक पर है। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। डॉक्टर चंद्रमोहन, प्रवक्ता नेता भारतीय जनता पार्टी। चंद्रमोहन जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता आसिफ रिजवी साहब जुड़े हुए हैं। रिजवी साहब के पास हम जाएं, चूंकि जाहिर है कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के समर्थन में बोलेगी, उनकी नीतियों की तारीफ करेगी, उनके भाषण को भी भुनाएगी। हालांकि राहुल गांधी पिछले 2 दिनों से थोड़ा फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। कल उन्होंने लोकसभा में भाषण दिया और उसके बाद उन्होंने ये कहा भी कि वो जो सवाल पूछ रहे थे अरुण जेटली साहब एज वित्त मंत्री, उस बात का जवाब नहीं दे पाए। चंद्रमोहन जी से हम प्रतिक्रिया की शुरुआत करते हैं। चंद्रमोहन जी, कैसे देखते हैं, क्या जो कोशिश कांग्रेस पार्टी के युवराज कर रहे हैं, आज अलग तरह का एक पॉलिटिकल वॉक था जो रैंप पर किया गया। बहुत समय राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं के और नेताओं के बीच बिताया। पता नहीं सवाल फिक्स थे या फिर स्पॉन्टेनियस पूछे जा रहे थे, लेकिन राहुल गांधी उनके जवाब दे रहे थे। कैसे देखती है बीजेपी से? देखिए, एक कवायद थी, वो कवायद पूरी तरीके से कांग्रेस अपने पुनर्वास के लिए, पुनर्जीवन के लिए प्रयास कर रही है।
क्योंकि पूरे देश भर में कांग्रेस से सवाल हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहाँ है। लोग, देशवासी पूछ रहे हैं, पत्रकार पूछ रहे हैं, सब लोग पूछ रहे हैं कि भाई राहुल जी आप उत्तर प्रदेश से सांसद हो, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है तो क्या करोगे आप। तो उसकी एक, क्योंकि आजकल इन्होंने अपना जो कांग्रेस ने अपना समर्पण किया हुआ है प्रशांत किशोर के सामने, तो प्रशांत किशोर जी ने जो स्क्रिप्ट तैयार की, जो कार्यक्रम का मॉडल तैयार किया, उसमें ये कार्यक्रम हुआ। उस स्क्रिप्ट में, उस मॉडल में वो रैंप पर ही चले और कैटवॉक किया उन्होंने। इसमें कहीं कोई सरोकार नहीं था, जन सरोकार की कोई बात नहीं थी, कोई युवाओं के कोई संदेश नहीं था, क्योंकि इसमें से कहीं राहुल जी केवल केंद्र सरकार के बारे में कुछ सवाल खड़ा करने के अलावा वो कुछ दे नहीं पाए। क्योंकि इनका जो नारा जो इन्होंने दिया है 27 साल यूपी बिहार, लेकिन डॉक्टर चंद्रमोहन जो सवाल खड़े कर रहे थे राहुल गांधी, वो तो मौजूद थे, वो तो सही थे, उन सवालों को तो आप नहीं नकार सकते। कल देश की संसद में वो महंगाई पर आपको घेर रहे थे। देखिए, आज वो ये कह रहे थे कि आप लोग झूठ बोलने में मास्टर है, जुमलेबाजी में मास्टर है। 15 लाख रुपए का जिक्र आया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया का जिक्र आया। ये बात तो सही है कि अब आप लोगों की नाकामयाबी मौका दे रही है राहुल गांधी को बोलने का। राजीव, नहीं, अगर राजीव जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सारी बातें सही हैं, राहुल गांधी ही सही हैं, तो चंद्रमोहन यहां से क्या करे फिर? चंद्रमोहन को चर्चा में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर नहीं, हम तो आपसे जवाब मांग रहे हैं, दे दिया। नहीं, हम तो आपसे जवाब मांग रहे हैं कि वो जो आरोप लगा रहे हैं, नहीं, वो जो आरोप लगा रहे हैं, नहीं, उन आरोपों में सच्चाई है क्या? महंगाई तो आपसे नियंत्रित हुई नहीं, दालों के रेट। राजीव जी, अब आपने नहीं, आप सही शब्द प्रयोग किए हैं कि उनके आरोप हैं और उनको आरोप लगाने चाहिए। कभी कभी वो लोकसभा में बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं जैसे बोलते हैं, और सबने, विश्लेषकों ने देखा भी, कल बोले, फिर बोलते बोलते कैसे वो एकदम नीचे जाते चले गए। देखिए, उन्होंने कहा है दाल के भाव के बारे में, मैं यहाँ पर आपसे, यहाँ आप अपने किसी प्रतिनिधि को भेज के लखनऊ में दाल का भाव पता करा लीजिए कि क्या है। इसके पीछे का कारण केवल एक है कि कांग्रेस के नेताओं का जनसरोकार टूट गया है। उनको पता ही नहीं है कि बाजार में कौन सी चीज किस भाव मिल रही है। उनको पता नहीं है कि देश में उज्ज्वला योजना चल रही है, देश में मुद्रा बैंक खुले हैं, लोगों के जनधन खाते खुले हैं, आज हाईवे का निर्माण हो रहा है जिसमें सभी लोग चल रहे हैं। तो देश विकास के पथ पर जा रहा है। इसको कांग्रेस और राहुल गांधी जी नहीं स्वीकार करेंगे। अरे भाई, जिस तरीके से किसान उन्मुखी सरकार है, किसानों के कल्याण की सरकार है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जाते हैं, उनके सत्कार में, उनके स्वागत में, उनको आशीष देने के लिए जनता उमड़ पड़ रही है। चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे वो प्रयाग की धरती हो, दोनों जगह कांग्रेस का गढ़ इलाहाबाद, और वहां पर लोग उमड़ पड़ रहे हैं। आज देखिए, कांग्रेस की 27 साल बेहाल की बात तो उन्होंने की, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि 27 साल का हिसाब किताब क्या है उनके पास। उन्होंने क्या किया, हमारी पूरी सहानुभूति, पूरी शुभकामनाएं आदरणीय शीला जी के साथ में है, भगवान उनका स्वास्थ्य अच्छा रखे, क्योंकि अब यात्रा शुरू हुई, उनको वापस जाना पड़ा स्वास्थ्य के कारण से। अब शीला जी का उत्तर प्रदेश से सरोकार नहीं, और जो राज बब्बर जी हैं, उनका कांग्रेस से ही कोई सरोकार नहीं है। वो तो समाजवादी पार्टी से कांग्रेस में गए, इन्होंने उनको सौंप दिया कि भाई तुम आ जाओ। तो आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास में उत्तर प्रदेश को जानने वाला, कांग्रेस को जानने वाला, क्या राहुल जी ये बताएंगे कि राहुल जी को, आपने सुना कि राहुल जी उत्तर प्रदेश के 90, उत्तर प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें से कितने जिलों के सम्मेलन में गए क्या? अगर वो चाहते, क्योंकि वो कांग्रेस के युवराज पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी की अनुकंपा पे लोकसभा में गए हैं। अगर समाजवादी पार्टी अनुकंपा नहीं करती तो ये युवराज लोकसभा में भी शोभा नहीं बढ़ाते। ये लोकसभा में गए समाजवादी पार्टी की अनुकंपा से, इसलिए ये समाजवादी पार्टी के समय पर जब लोग घरों से पलायन कर रहे हैं, इनके पास पलायन पर बोलने को शब्द नहीं है। जब बच्चियां स्कूल नहीं जा पा रही, इनके पास शब्द नहीं है। जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी के लोग बेटी के बारे में अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, इनके पास बोलने के शब्द नहीं है। दयाशंकर जी का भी जिक्र करेंगे यहाँ पर। बोलेगा जो व्यक्ति पलायन पे नहीं बोलेगा, जो लॉ एंड ऑर्डर पे नहीं बोलेगा, जो अलीगढ़ में दलित की हत्या होने पर उसके घर नहीं जाएगा, अलीगढ़ से जब पलायन करेंगे लोग तो वहां उन पलायन करने वालों के घर नहीं जाएगा, जो व्यक्ति आगरा में दलित के घर नहीं जाएगा, तो वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कैसे करेगा? उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करने का खूब याद है। राजीव जी, आप भी बड़े पत्रकार हैं, हमने देखा है अपनी आंखों से, युवक कांग्रेस के जिला सम्मेलनों को देखा है हमने, लेकिन आज युवक कांग्रेस कहाँ है? आज सेवा दल कहाँ है? आज कांग्रेस के कार्यालयों के ताले नहीं खुलते हैं, कांग्रेस की जिला बैठकें नहीं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में। और ये कांग्रेस, ये केवल
और केवल एक ठीक है, अब जरा रिजवी साहब को आने कवायद के दीजिए। अलावा कुछ नहीं है इसमें। आपके कई सवाल सही हो सकते हैं, कई आरोप सही हो सकते हैं, रिजवी साहब को आने दीजिए। हम तो आपकी शुरुआती बात से शुरू करते हैं। रिजवी साहब, ये जो पॉलिटिकल रैम्प शो था, क्या वाकई ये प्रशांत किशोर, जिन्हें पीके के नाम से जाना जाता है, उनकी डिजाइन थी एक, और इतनी अच्छी और इतनी अलग डिजाइनिंग आप लोगों ने की, लेकिन अभी भी डॉक्टर चंद्रमोहन आरोप ये लगा रहे हैं कि इसमें सरोकार कहीं नहीं है, जन सरोकार से कट गए हैं आप। अभी आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि कांग्रेस सेवा दल कहां है, आपके दफ्तरों में ताले पड़े हुए हैं। इस स्थिति में आप लोगों को यह कोशिश करनी पड़ रही है। रिजवी साहब, देखिए, मैं बहुत ही ऐसा होता ना, आज कार्यकर्ताओं का उत्साह और कार्यकर्ताओं जो इतनी तादाद में यहाँ पर आए, तो लोग और विपक्षी पार्टियां थोड़ा सा बौखला गई हैं। ये उसका असर है। आप देखिए, ये हमने कोई रैली नहीं करी थी आज हमारे बूथ कार्यकर्ताओं से राहुल जी का संवाद था। ये जो आज लाखों की जनता वहां आई, ये हमारे कार्यकर्ता थे जिससे हमने सीधी बात करी है। राहुल जी ने बात करी कि हम जो इनकी सवाल हैं, कर्ताओं को भी सवाल हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है, उसको दूर करने के लिए एक संवाद था। अब बात करते हैं पीके की। अगर पीके ही सब कुछ है तो नरेंद्र मोदी जी ने भी उनकी सेवा ली है, तो इनके कहने का मतलब क्या नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल फेल हैं? पीके ही सब कुछ है इस तरह से, तो पीके ही सब कुछ हुए। नरेंद्र मोदी जी 2 बार 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे, तो पीके के दबाव पे लोकसभा के चुनाव में सब कुछ पीके ने किया। तो क्या ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो है फेलियर है, पीके ही सब कुछ है? और नहीं, वो तो एक एजेंसी है जिससे कोई भी सेवा ले सकता है। नरेंद्र मोदी जी ने भी ली, बिहार में नीतीश जी ने भी ली, और उत्तर प्रदेश में हम भी ले रहे हैं। रही बात हमारे कार्यकर्ताओं की, तो हमारे कार्यकर्ता जिंदा हैं, मरे हैं, तो आज रैली में दिख ही रहा था। देखिए, हर बात का जवाब बोल के नहीं दिया जाता है, करके भी दिया जाता है। हमने तो आज दिखा दिया अपने कार्यकर्ताओं को बुला के कि हम हैं या नहीं है। अब रही बात 27 साल यूपी बेहाल, आप बताओ 27 साल में यूपी में कोई भी एक इंडस्ट्री आई? जब तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, स्कूटर इंडिया आई, और आज की सरकार और सरकारें आगे क्या कर रही हैं? जो एजेंसियां लगी हुई उनको बंद कर रही हैं। तो ये तो बौखलाहट है, क्योंकि आज समाजवाद से, झूठे समाजवाद से, जातिवाद से पर्दा उठ रहा है। अब उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है हमें जातिवाद नहीं चाहिए, अब हमें किसी कास्ट के नाम पे वोट नहीं देना है, हमें किसी धर्म के नाम पे वोट नहीं देना है, अब हमें विकास के नाम पे वोट देना है। शीला जी ने 15 साल में दिल्ली का विकास किया, ये हर आदमी जानता है, इसीलिए हमने उनको चेहरा बुलाया। रही बात वो यूपी की है या नहीं, दुनिया जानती है कि यूपी की वो बहू है। अब आप बहू को घर की बहू नहीं मानते हो, तो हम इसके लिए क्या करें? ये आपका अपना नेचर है। आप बेटी की लड़ाई लड़ना चाहते हो, बहू को बहू नहीं मानते, तो आपका हम तो सोचते हैं कि भाई जो घर की बहू है वो हमारी बेटी है, और हमारी बेटी भी हमारे घर में उतना ही हक रखती है। रिजवी साहब, तो लब्बो-लबाब ये है आपकी बात का, अब आप उसको ना मानो तो वो आप लब्बो-लबाब ये है आपकी बात का कि आपने अभी ढंग से शक्ति प्रदर्शन किया भी नहीं है और विरोधियों में बेचैनी होने लगी। आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद था, कोई रैली नहीं थी, लेकिन इस संवाद ने भी विरोधियों में एक बेचैनी पैदा कर दी। आप ये समझ रहे हैं क्या? बिल्कुल ऐसा है। अगर नहीं होता तो बौखला के ऐसी बात क्यों करते हैं? आप बता रहे हैं दाल अगर, क्या आप कहने का मतलब है दाल 50 रुपए में मिल रही है? जब हम 45 रुपए में दाल लेकर 80 रुपए में बेचते थे, तो आप लोग कहते हैं साहब महंगाई है, महंगाई है, महंगाई डाइन है। आज क्या है? आज महंगाई क्या बहन हो गई है? आज महंगाई नहीं दिख रही है। अरशद आबिद साहब समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनके पास हम जाए इससे पहले इस बात का तो जवाब बनता है डॉक्टर चंद्रमोहन कि क्या दाल इतनी सस्ती हो गई है जिसको लेकर ये खामखा का बवंडर खड़ा कर रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में वाकई ये हालात हैं? वो महंगाई डायन वाला भी जिक्र कर रहे हैं, और वो दौर सबको याद है 2014 के पहले का, जब बीजेपी इस देश और प्रदेश में विपक्ष में थी। क्या अब जमीन आसमान का कोई फर्क आ गया? 2 बातें इन्होंने की, मैं दोनों का उत्तर दे। राजीव जी 2 बातें कही हैं, दोनों का उत्तर मैं दूंगा। एक तो ये कि जो दाल की बात है और जो महंगाई की बात है, महंगाई की दर को हमने कम किया है। और जहां तक दाल का सवाल है, दाल प्राकृतिक उत्पाद है और उत्पादन होता है उसका। मैं किसान का बेटा हूं, मैं जानता हूं। हम दाल करते हैं, हमारे यहाँ अरहर की दाल होती है मेरे खेत में, कभी होती है कभी नहीं होती है, उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। किसान का नियंत्रण नहीं है तो सरकार का नियंत्रण होने का कोई मतलब नहीं है। तो जो उत्पादन में और आपूर्ति के बीच में जो अंतर है वो बड़ा है, उसके कारण हुआ है। लेकिन हम समझौते कर रहे हैं, केंद्र सरकार समझौते कर रही है, उसके द्वारा नियंत्रण होगा। और रही बात दाल के मूल्य की, तो बैट हटाना प्रदेश सरकार के हाथ में, प्रदेश सरकार बैट हटा सकती है और दाल के मूल्य को नियंत्रण कर दे सकती है। अब बात आई पीके की। पीके के बारे में भी मैं कहूंगा, प्रशांत किशोर के बारे में भी मैं कहूंगा कि मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का 2012 से प्रवक्ता हूं।
2012 से प्रवक्ता हूं। 2014 के चुनाव में भी मैं पूरी तरीके से मैंने भाग लिया, लखनऊ में रहते हुए भाग लिया। मेरी बैठक, मेरे जिलाध्यक्षों की बैठक, मेरे प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक, कोई बैठक, राजीव जी कोई फुटेज दिखाइए जिसमें प्रशांत किशोर ने बैठक ली हो। लेकिन कांग्रेस की बैठकों में प्रशांत किशोर की उपस्थिति ये बताती है कि इन्होंने समर्पण किया है। क्योंकि भारत में ये रैंप पर कैटवॉक का प्रचलन नहीं है। ये भारत में जो रैंप पर कैटवॉक जिस तरीके से आज हुआ है, वो केवल और केवल एक डिजाइन किया हुआ कि, और जो सवाल कौन पढ़ रहा था, कौन कांग्रेस का कार्यकर्ता सवाल पढ़ रहा था? कोई नहीं पढ़ रहा था। वो सवाल कौन पढ़ रही थी? रीता बहुगुणा जोशी जी पढ़ रही थी। उनको पता है, उन्होंने आपस में व्यवस्थित था, पूरी तरीके से प्लान था कि इन बातों को कहलवाना है। उन बातों को कहलवाने के लिए वो नाम लेके राम प्रकाश, महेश, दिनेश, सुरेश ये खड़े किए जा रहे थे। उन नामों को, वो नाम आइडेंटिफाई थे, उनको खड़ा मतलब किया ये भी गया, वेल स्क्रिप्टेड था, आप ये कह रहे हैं? कार्यक्रम नहीं था, क्योंकि सबने देखा है, बिल्कुल पूरी तरीके से स्क्रिप्ट थी। क्योंकि राहुल जी को आदत स्क्रिप्ट पर बोलने की आदत है, और सबने देखा। ये कोई राजीव जी चंद्रमोहन ने देखा, ऐसा नहीं है। रीता बहुगुणा जोशी जी सवाल पढ़ रही थी और उनके उत्तर राहुल जी दे रहे थे। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इसमें हम जरा अरशद आबिद साहब को और जोड़ लें। कोई ऐसी बात नहीं है जो हम थोड़ा अरशद आबिद साहब को और जोड़ लें इस डिबेट में, क्योंकि आपने कहा कि झूठे समाजवाद से भी प्रदेश को कुछ नहीं मिला है और 27 साल यूपी बेहाल, ये आप लोगों का नारा है ही। इस 27 साल में वो साल भी शामिल हैं जो इस सरकार के 4-4.5 साल हैं, जिसमें सरकार अद्भुत और अतुलनीय विकास का दावा कर रही है, जिसका विज्ञापन भी जोर शोर से हो रहा है। अरशद आबिद साहब क्या कहेंगे? क्या कांग्रेस के युवराज ने जो पॉलिटिकल रैंप शो किया, उससे विरोधियों में इतनी बेचैनी बढ़ गई है? रिजवी साहब का भाव तो यह है कि ये तो अभी टेलर है, जब पिक्चर सामने आएगी तो विरोधियों का क्या होगा, यही भाव है ना रिजवी साहब आपका? बिल्कुल बिल्कुल साहब, ये तो हमने अपने ठीक, अब जवाब लेते हैं। नहीं, हम जवाब लेते हैं। हम तो आपसे हामी चाह रहे थे। अरशद आबिद साहब, कैसा लगा ये टेलर आपको? आबिद साहब, राजीव जी ये फ्लॉप टेलर था। हताश, निराश और मायूस कांग्रेसियों का पूरी तरीके से फ्लॉप टेलर था। 1947 में मुल्क आजाद हुआ और पहला चुनाव 1952 में हुआ। 1952 से लेकर 1977 तक कांग्रेस की सरकार रही। काफी घोटाले हुए। अगर घोटाले गिनाने शुरू करूंगा, दंगे गिनाने शुरू करूंगा तो 5 साल लग जाएंगे और रोज 2 घंटा आपको डिबेट करनी होगी। उसके बाद जनता पार्टी की सरकार चलेगी, फिर कांग्रेस की सरकार आई। 89 तक फिर कांग्रेस की सरकार रही लगातार। कितने घोटाले हुए, कहां तक नाम गिनाऊं मैं कि सीमेंट घोटाला, यूरिया घोटाला, आयुर्वेदिक घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला, वाटर टैंक घोटाला, हाउसिंग घोटाला, कोलगेट घोटाला, अंतरिक्ष घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, 1,76,000 करोड़ का सबसे बड़ा घोटाला किसने दिए? कांग्रेस की सरकारों ने घोटाले दिए। देश की जनता को देश के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। देश से झूठ बोलकर, देश की जनता से झूठ बोलकर कांग्रेसों ने स्टेट वाइज सरकारें हासिल की और फिर देश में भी सरकारें हासिल की, और देश की जनता को उसके बदले में इतने घोटाले दिए कि देश जहां खड़ा था वही खड़ा रह गया। देश जो विकसित हो जाना चाहिए था विकसित नहीं हुआ, वो विकासशील ही रह गया और देश गरीबी की तरफ चला गया। ये नकली समाजवाद कह रहे हैं। हमारे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी पहली बार 1989 में मुख्यमंत्री बने। एक उस मंत्री का नाम बताएं जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया, और दूसरी सरकार हमारी 93 में बनी। बताए हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार के उस मंत्री का नाम जो जेल गया भ्रष्टाचार के आरोप में। हमारी तीसरी सरकार 2003 में बनी, 29 अगस्त 2003, जो 2007 तक रही। बताए उस मंत्री का नाम जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया। हमारी चौथी सरकार 15 मार्च 2012 में बनी। 4.5 साल हमारे पूरे हो गए हैं। हमने 2012 में जनता से मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे वो सारे पूरे किए। ये कहते हैं नकली समाजवाद। बताए ना, हमारी चौथी सरकार है। हमारे उस मंत्री का नाम बताएं जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया हो। कांग्रेस के मंत्रियों का नाम मैं बताऊं, स्टेट वाइज बताऊं या भारत सरकार वाइज बताऊं? आप बता दीजिए, मैं गिनवाना शुरू करूंगा, 5 घंटे लग जाएंगे कि कितने मंत्री जेल गए। सुरेश कलमाड़ी का सवाल नहीं है, यह सुधाकर राव नाइक का सवाल नहीं है, ए राजा का सवाल नहीं है जो उनके सहयोगी थे। सवाल भ्रष्टाचार का है।
क्योंकि ये खुद इतने भ्रष्टाचार में आखिर डूबे हुए हैं कि इन्हें भ्रष्टाचार पे बात नहीं करनी चाहिए। इन्हें नैतिकता की, सिद्धांत की और आदर्श की बात करने का हक नहीं है, क्योंकि इन्होंने देश में स्टेट वाइज घोटाले किए, पूरे देश में भारत सरकार में घोटाले किए और इतने घोटाले किए कि देश को बहुत नुकसान पहुंचा दिया। अब ये उत्तर प्रदेश में बात करते हैं कि 27 साल का हिसाब, जो हमारे तो 4.5 साल हैं, 4 साल हमारे पिछले हैं, तो हमारे 5 ये जोड़ लीजिए, 4 पहले 9 और हमारे आप मतलब इनके मुकाबले कार्यकाल काफी कम है ना आपका, तो 12 साल हमारे पास है। इन्हें जवाब देना पड़ेगा 55 साल कार्यकाल आप लोगों की सरकारों का काफी कितने कम घोटाले किए। 55 साल में 55 नहीं 255 घोटाले हुए। देश चरमरा कर रह गया, देश का आर्थिक ढांचा पूरी तरीके से चरमा गया। हम विकास की राजनीति करते हैं। अब डॉक्टर लोहिया, चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले लोग हैं, समाजवादी हैं, समाजवादी संघर्षों से पैदा होते हैं। डॉक्टर लोहिया और चरण सिंह की राजनीति का आज हश्र क्या है और सियासत में क्या क्या हो रहा है, अरशद आबिद साहब, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। खड़ा है उसके चेहरे पर जयप्रकाश नारायण और लोहिया अब सिर्फ नाम बाकी रह गया। योजनाएं जो चल रही है, पुष्प रंजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, हम एक सवाल लेकर आएंगे आपके पास। आज जब, ठीक है अरशद आबिद साहब, आज जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो एक सेंटेंस उन्होंने ये भी बोला कि अखिलेश अच्छा लड़का है। जो इनकी अरशद आबिद साहब, एक सेंटेंस बोला राहुल गांधी ने कि अखिलेश अच्छा लड़का है, लेकिन उससे प्रदेश संभल नहीं रहा है। ये सेंटेंस था राहुल गांधी का। पुष्प रंजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्प रंजन जी, क्या वाकई आज लखनऊ आएंगे? अरशद आबिद साहब आएंगे, चर्चा को आगे ले चलेंगे, जरा पुष्प जी को भी जोड़ लें। कैसे देखते हैं सर इसे? क्या वाकई जो शुरुआत कांग्रेस पार्टी कर रही है, भले ये आरोप लग रहा है कि इसके पीछे डिजाइन या रणनीति पीके की है और ये एक तरह से पॉलिटिक्स का नया फंडा है कि पॉलिटिकल रैम वॉक एक नेता करे और अपने कार्यकर्ताओं से वो संवाद करे, क्या ये कारगर होने जा रहा है? क्या इससे किसी किस्म का सियासी पेनिट्रेशन होगा? क्या ये वर्क करेगा? क्या इससे वाकई कार्यकर्ता जुड़ाव महसूस करेगा और 27 साल का वनवास खत्म होगा नहीं होगा थोड़ा दूर का सवाल है, लेकिन क्या अपनी हिस्सेदारी कांग्रेस पार्टी बढ़ा पाएगी उत्तर प्रदेश में? क्या लगता है? देखिए, जो पब्लिक का रिएक्शन होगा वो लास्ट टाइम तय होगा कि जनता कितना रिस्पांस कर रही है। लेकिन पीके थ्योरी मुझे नहीं लगता कि एकदम सा ठीक है। उन्होंने एक खाका खींचा होगा, एक तरीका उन्होंने एक नई सोच के साथ वो देना चाहते होंगे पीके। ये भी एक कार्यकर्ताओं का जो ग्रास रूट पे जुड़े हुए हैं उनको दिक्कत होती है कि कोई आदमी आए और मैनेजमेंट, पूरा राजनीतिक मैनेजमेंट समझाने लगे, तो दिक्कत होती है। लेकिन अभी मैं सुन रहा था आपके कार्यक्रम में आने से पहले जी कि किस तरह से डॉक्टर लोहिया और चौधरी चरण सिंह उनको कोट किया जा रहा है और समाजवाद। डॉक्टर लोहिया ने ऐसा कभी नहीं कहा था कि परिवारवाद आप चलाइए। आप में और कांग्रेस में समानता ही है। कांग्रेस में ठीक है, आपने कहा कि उसके भ्रष्टाचार के बहुत तमाम रिकॉर्ड हैं और 5 घंटे लगेंगे उनके नेताओं के नाम गिनाने में जो जेल गए या जो हटाए गए पदों से। तो ठीक है, सुन लीजिए पूरी बात, उतना उतावला मत सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, कोई बात पेशेंस नहीं है। आप बीजेपी की तरह करने लगे, आप पेशेंस नहीं लगता है। सुन लीजिए, लोहिया का जिक्र आपने किया, उस बात का जवाब है। डॉक्टर लोहिया का जिक्र किया तो मैं वही सुनिए तो सही महाराज, श्रीमान सुनिए मेरी बात। आपने डॉक्टर लोहिया का जिक्र किया, मैं यही पूछता हूं कि क्या डॉक्टर लोहिया ने वैसे समाजवाद की परिकल्पना की थी जिसमें परिवारवाद घुसा हो, जिसमें परिवार का हर सदस्य संसद से लेके और विधानसभा में घुसा हुआ मुख्यमंत्री से लेके और बाकी तमाम कैबिनेट के जो की पोस्ट वाले मंत्री हैं वो परिवार ही चलाए उसको? क्या डॉक्टर लोहिया ने ऐसे समाजवाद की कल्पना की थी या वो समाजवाद आपका थोड़ा उससे हट के है? आपके समाजवाद में और कांग्रेस के परिवारवाद में क्या फर्क है, ये समझा दीजिए जरा। यही जानना चाहते हैं हम। आप इसे बता दीजिए संक्षेप में। पुष्प रंजन जी, डॉक्टर लोहिया की नीतियों को ही समाजवादी पार्टी मानती है और डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पे आधारित समाजवादी पार्टी राजनीति करती है। सबसे बड़ा सबूत यह है, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं और आप बहुत लिखते पढ़ते होंगे, पढ़ना भी चाहिए। आप बताइए मुझे समाजवादी पार्टी के उस मंत्री का नाम, उस सरकार के मंत्री का नाम जो हमारा किसी भ्रष्टाचार का आरोप में जेल गया है। मैं भ्रष्टाचार की बात बाद में, और जहां तक आप बार-बार परिवारवाद की बात कर रहे हैं, तो जो देश के अभी भी 10 चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी या तो वाइफ सांसद हैं
लोकसभा की है या राज्यसभा की है, उनका बेटा लोकसभा का सांसद है, आप राज्यसभा अपनी का बात है। कीजिए। आप देख लीजिए, और उनके परिवार से एक नहीं 10-10 मंत्री हैं। आप तो अपनी अगर बात मुलायम सिंह जी कीजिए। की फैमिली को चुकी है, समाजवादी फैमिली है, अगर प्रदेश की नहीं, जनता देखिए, इन आबिद मूल्यों साहब, और सिद्धांतों की जो बात भरोसा कर रहे आबिद हैं, साहब, मुझे आपने बात चूंकि कीजिए। लोहिया का बार-बार जिक्र किया चुनाव में था, जितवा रही है, आबिद तो साहब, आपने आपको चूंकि कोई लोहिया का कोई जिक्र दिक्कत किया है? था और आप भ्रष्टाचार का भी जिक्र क्योंकि कर रहे हैं ये और बेईमानी चैलेंज नहीं कर कर रहे हैं, रहे। हमें लगता है कि जब हम डॉक्टर ये चंद्रमोहन के बेईमानी पास नहीं कर रहे, जाएंगे भ्रष्टाचार तो नहीं वो कर रही एक है। दो नाम जरूर लेना चाहेंगे, और वो नाम जब लेंगे तो शायद एक तरह से आंखें खुल जाएंगी कि आपके किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। ये अलग बात है, कार्रवाई हो न हो। ब्रेक पर जाए इससे पहले एक और दिलचस्प तथ्य है, कल जब राहुल गांधी नहीं, सदन में बोल रहे थे, आप ये सब सुन कौन सा लीजिए, मंत्री जेल गया? पता है हमारा आपको, बताइए, उसके आपको खिलाफ पता है कार्रवाई करवाई जाएगी। कल जब राहुल गांधी सदन में बोल रहे थे और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जब उनकी बात का जवाब दिया, इसके बीच में एक और सांसद बोले, और वो सांसद थे हुकुमदेव नारायण। बिहार से चुन के आते हैं, बीजेपी के बड़े महत्वपूर्ण सांसद हैं और बड़ी लंबी राजनीतिक पारी उनकी भी रही है। उन्होंने भी अपनी बात लोहिया से शुरू की थी और तकरीबन आधे से ज्यादा भाषण में हुकुमदेव जी लोहिया की बातों का जिक्र करते रहे। यानी लोहिया से शुरू हुई बात मोदी जी पर खत्म हुई। एक स्थिति यह है बीजेपी की, और समाजवादी पार्टी की स्थिति यह है कि लोहिया से शुरू हुई बात परिवार पर आकर खत्म हो जाती है। सवाल यह कि विचारधाराओं का यह कैसा घालमेल है, कैसी सुविधा की राजनीति है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार हम आएंगे जरा उस बात पर भी जहां राहुल गांधी आज कह रहे थे कि अखिलेश अच्छा लड़का है लेकिन संभाल नहीं पा रहा है, जहां राहुल गांधी ये कह रहे थे कि ये सरकार जो केंद्र की मोदी सरकार है ये झूठ बोलने में माहिर है, जहां वो ये भी कह रहे थे कि साहब बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया जा रहा है, बुलेट ट्रेन चल जाएगी लेकिन टिकट कितने की होगी, 15-20 हजार की टिकट होगी, कौन बैठेगा, मोदी जी के सूट बूट वाले दोस्त इस बुलेट ट्रेन में बैठेंगे। इस तरह की बातें वो कर रहे थे। क्या जवाब है विपक्ष के पास, एक छोटे से ब्रेक के बाद। भारत में लगभग 3 करोड़ दिव्यांगजन हैं, किंतु हमारे सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य नहीं है। यही हाल हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बसों तथा रेलगाड़ियों का है। आइए हम बाधा रहित वातावरण का निर्माण करें। सुगम्य भारत अभियान, इसका उद्देश्य है कि देश का प्रत्येक दिव्यांगजन अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान स्वावलंबी होकर सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन करे। सुगम्य भारत, सशक्त भारत। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। वो क्या है जो हम सबको प्रेरित करता रहा हिंसा के बिना स्वाधीनता के लिए लड़ने को? वो क्या है जो राष्ट्रीय दल को चालित करता है कट्टर विरोधी पर काबू पाने को? वो क्या है जो भारत के जन जन से इतनी मेहनत करवाता है आर्थिक प्रगति के लिए, प्रतिबद्धता और हमारे देश का गौरव? भारत एक और ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए तैयार है, खुले में शौच का समापन। भारत को एक स्वच्छ और खुशहाल देश बनाने में मदद करें, ये हमारे हाथ में है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप। प्राइम एजेंडा में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या पीके की रणनीति पर कांग्रेस पार्टी चल रही है। क्या जिस तरीके का रैंप शो हुआ, पॉलिटिकल वॉक हुई रैंप पर, क्या वो पीके की ही रणनीति है? और चाहे भला कहें या बुरा, क्या ये रणनीति कारगर भी साबित होगी? क्या कांग्रेस पार्टी के लिए सफलता यही होगी कि वो अपने को चर्चा में ले आए और अपना कुछ आधार बढ़ाए, या फिर कोई बड़ा गेम भी कांग्रेस पार्टी कर सकती है? कई खास मेहमान आज के इस डिबेट में हमारे साथ हैं। डॉक्टर
चंद्रमोहन, प्रवक्ता नेता भारतीय जनता पार्टी आसिफ रिजवी साहब, प्रवक्ता नेता कांग्रेस पार्टी अरशद आबिद साहब, नेता प्रवक्ता समाजवादी पार्टी पुष्प रंजन जी, सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार, सभी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। बहस अलग अलग जगह जा रही थी, लेकिन हम डॉक्टर चंद्रमोहन से इस बार शुरू करेंगे। डॉक्टर चंद्रमोहन, जो कई टिप्पणियां की, इन टिप्पणियों को क्या सिरे से खारिज किया जा सकता है या फिर कुछ बातें ऐसी हैं जो बीजेपी को सोचने के लिए मजबूर करेंगी? मसलन आज एक तरीके से राहुल गांधी जो बुलेट ट्रेन योजना है सरकार की, उसका मजाक उड़ाते दिख रहे थे। गरीबों के लिए जो आप लोगों ने योजनाएं बनाई चलाई, उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो ये कह रहे थे कि असली गरीब हितैषी तो कांग्रेस पार्टी है, उसने नरेगा दिया, मनरेगा दिया, फूड गारंटी दी, वगैरह वगैरह। देखिए, राहुल गांधी जी का जो व्यक्तित्व है, जिस प्रकार का व्यक्तित्व है, देश देख रहा है और पत्रकार भी देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं, देशवासी देख रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं। वो व्यक्तित्व ही इस प्रकार का है कि वो अपने, जब हम सब ने देखा कि आदरणीय मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे और उनको भी, उनके निर्णय को भी वो लो मैं इसे फाड़ के फेंकता हूँ, और आस्तीन चढ़ाने वाला उनका वो था। तो वो अपने आप में खुद अंदर से हीरोइज्म के शिकार हैं, इसलिए वो इस तरीके की बातें करते हैं। और जहाँ तक बात है उज्ज्वला योजना, कितनी बड़ी अद्भुत योजना है कि गरीब के घर में गैस का कनेक्शन गया है। मैं गांव का व्यक्ति हूँ, गांव किसान का बेटा हूँ, तो मुझे पता है कि गैस को लेकर और चूल्हे का, जैसे ये बरसात का मौसम है, बरसात में गरीब के घर पर, गाँव के किसान के घर पर खाना बनना कितनी बड़ी मुसीबत होती है। मैं जानता हूँ इस बात को, क्योंकि वहाँ रसोई की किचन की कल्पना नहीं है, वहाँ खुले में खाना बनता है। बरसात होती है, ईंधन गीला हो जाता है, फूंक मारते मारते, आपने शायद फूंकनी देखी हो या ना देखी हो, मैंने वो फूंकनी देखी है जिससे फूंक मारा जाता है। खाना बनना मुसीबत होता है। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी की पहल से गरीब को गैस मिलने की बात हो रही है। अब इसमें अगर ये गरीब के गैस मिलना अगर बुराई है, हमने अगर केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया कि प्राकृतिक आपदा आने पर 33% में मुआवजा मिलेगा, अगर ये बुरा काम है तो ठीक है भैया। हमने नीम कोटेड यूरिया की बात कही, ये भी बुरा है तो ठीक है, बुरा मानो भैया। आप हर बार, आप जनधन खाते को आपको सबको नहीं पता है, इस देश में, इस प्रदेश में और देश भर में लगातार एक पैरेलल बैंकिंग का काम चलता था। जिसके पास में, मैं किसी दल का नाम नहीं ले रहा, किसी का नहीं ले रहा हूं, लेकिन उस पर अधिकार दबंगों का होता था। जो सब्जी वाले को पैसा देते थे, जो ठेले वाले को पैसा देते थे, जो मोची को पैसा देते थे, और उससे कितना वसूलते थे। या यहाँ पुष्प रंजन जी बैठे हैं, मैं तो अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं तो हिंदी का विद्यार्थी हूँ, लेकिन वो कितने % की ब्याज वसूलते थे। हमने मुद्रा बैंक शुरू की है, मैं दावे के साथ में कह रहा हूँ कि हमने जो मुद्रा बैंक शुरू की है, मेरे बहुत सारे मित्र चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मैंने उनसे पूछा क्या आ रहा है समझ में, मैं पूछता हूँ आपस में निजी बातचीत में क्या आ रहा है, तो हर बैंक से मुद्रा बैंक में लोन हुए हैं। कैसे हो गए वो लोन? तो कोई छोटे छोटे कामों के लिए लोन हुए हैं। ये अगर मतलब कुल मिलाकर लबोलवाब ये, डॉक्टर चंद्रमोहन, लबोलवाब ये कि सरकार ने किया बहुत कुछ है गरीबों को, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को दिखाई नहीं दे रहा। 2G से लेकर स्पेक्ट्रम तक सभी प्रकार के घोटाले कर रहे थे। ठीक है, ये बात आबिद साहब ने कही, ये बात आबिद साहब ने कही। नहीं, आपकी बात का लबोलवाब ये है डॉक्टर चंद्रमोहन। आज केंद्र की सरकार है, केंद्र की सरकार ने अपना 2 साल पूरा किया, कोई एक आरोप भ्रष्टाचार का है क्या? और जहां तक बात है, हम छाती ठोक के कह रहे हैं, आज भारत माता की जय पूरे विश्व में गूंज रही है। हमारी उपलब्धि है कि भारत माता की जय पूरे विश्व में गूंज रही है। अगर भारत माता की जय गूंज रही है, भारत का विकास हो रहा है और देश बदल रहा है, देश अब जितने किलोमीटर सड़क केंद्र जो हाईवेज हैं, जितने किलोमीटर कांग्रेस के शासनकाल में बनते थे और आज जितने किलोमीटर बन रहे हैं, उनका आकलन कर लीजिए। देश बदल रहा है, तो 2 साल पूरे होने पर आप लोगों ने एक नारा दिया था। नहीं, हम आपका सवाल लेकर जा रहे हैं रिजवी साहब के पास। आगे बढ़ रहा है। नहीं सर, हम रिजवी साहब के पास आपका सवाल लेकर जा रहे हैं। लबोलवाब ये रिजवी साहब कि सरकार ने विकास किया है, सरकार ने योजनाएं चलाई हैं, उज्ज्वला, जनधन, हरियाणा से लेकर तमाम योजनाओं का वो नाम गिना रहे हैं। आपके नेता और आपकी पार्टी को दिखाई नहीं देते। हरियाणा से लेकर कश्मीर तक। डॉक्टर साहब सुन लेते हैं, सुन लेते देश बदल रहा है। डॉक्टर साहब सुन लेते इस समय गुजरात में देश बदल रहा है। गुजरात में दलितों को जो सम्मान दिया जा रहा है, दलितों को दलित बना के रखने वाली कांग्रेस है। आप देखो देश बदल रहा है। हरियाणा में देश बदल रहा है। हरियाणा में जो हुआ, आपकी सरकार थी, हरियाणा में जो हुआ देश बदल रहा है। हरियाणा बदल दिया, दलितों के हरियाणा बदल दिया, गुजरात बदल दिया, जम्मू कश्मीर में देश बदल रहा है। बुलेट ट्रेन चल रही है, 15 लाख रुपए सबको मिलेगा। आगरा में दलित
की हत्या होती है, एक एक राहुल गांधी कहाँ होते हैं, राजभवन कहाँ होते हैं? 15 लाख, अरे 15 लाख से ज्यादा हम दे रहे हैं। गरीब आदमी बैठ के चलेगा। वो किसान जो अपने घर में, वो किसान जो अपने घर के अंदर जो है फुकनी से फूक रहा है, वो बुलेट ट्रेन में बैठ के चलेगा। बुलेट ट्रेन का जो किराया होगा वो 5 रुपए होगा। 5 रुपए में बुलेट ट्रेन में आदमी योजना, स्टार्टअप इंडिया, हम दलितों के लिए काम कर रहे हैं, पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं, हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। सिटी के अंदर जो है राहुल गांधी में अगर हिम्मत होती, उत्तर प्रदेश में अगर प्राथमिकता अपनी बनानी होती, तो ये नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर बोलते, ये अनिल यादव पर बोलते, ये यादव सिंह पर बोलते, तो ना तो इन पर अनिल यादव पर बोलने को अच्छा, कुछ ठीक है, है, अब एक एक ना इन पर यादव सिंह पर बोलने को है, एक ना एक नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर बोलने को कुछ है। इनके पास कोई बोलने को विषय नहीं है। देश बदल रहा है। एक एक कर रिजवी साहब, बताओ, हरियाणा में गीता बोगड़ा जोशी सवाल करेंगी और राहुल गांधी उत्तर देंगे। डॉक्टर चंद्रमोहन, ठीक है, आबिद साहब आ रहे हैं, आप ही के पास आ रहे हैं। हमें पता है कि इन दोनों की न्यूरा कुश्ती आपको अच्छी नहीं लग रही। आबिद साहब, ठीक है, कांग्रेस पार्टी जो कह रही है वो कह रही है, राहुल गांधी को जो नहीं दिख रहा उसे छोड़िए, लेकिन समाजवादी पार्टी तो चूंकि सरकार चला रही है, केंद्र की योजनाओं को अच्छी तरह महसूस कर रही होगी। भाई, उज्ज्वला योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने गोरखपुर से की, क्या इतने दिनों में आपको उसका असर कोई दिखाई दिया? अभी आप डिबेट में नहीं आए थे, उससे पहले डॉक्टर चंद्रमोहन ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ढिंढोरा पीट रही है दाल की महंगाई का। उत्तर प्रदेश में पता करें दाल कितने रुपए किलो बिक रही है। कांग्रेस पार्टी सरोकार से कट गई है, हम मान लेते हैं कि कट गई है। आपके तजुर्बे क्या है, जरा बताइए। राजीव जी, ये सच है कि देश में सबसे ज्यादा लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही और उसने स्टेट वाइज पूरे देश में घोटाले किए, बड़े पैमाने पर घोटाले किए। उसके बाद भाजपा की सरकार कई बार आई, अभी भाजपा की 2/3 बहुमत की सरकार है और इस सरकार की वजह से ही महंगाई चरम पर है, महंगाई बहुत बढ़ रही है। जो दाल किसान से 40 रुपए किलो खरीदी जाती है तो उसको मार्केट में 70 या 80 रुपए किलो बिकना चाहिए, लेकिन आज वो 180, 240, 250 रुपए किलो तो बिक रही है। जी नहीं, सस्ती बिक रही है उत्तर प्रदेश में। नहीं, 80 रुपए किलो नहीं, सस्ती बिक रही है। दालें महंगी डॉक्टर चंद्रमोहन बताइए। हो गई है। नहीं, उत्तर प्रदेश में सस्ती बिक रही है दाल। अरशद आबिद साहब, तब से उत्तर प्रदेश में दाल 180 रुपए किलो नहीं बिक रही है। डॉक्टर चंद्रमोहन बताएंगे, डॉक्टर चंद्रमोहन बताएंगे सस्ती बिक रही है। दाल गायब हो गई है, सब्जी गायब हो गई है, गरीब आदमी दाल का पानी पीने पर मजबूर हो गया है, सब्जियों का एक एक करके रिजवी साहब जवाब तो लीजिए। ये सच है। रिजवी साहब सुन तो लीजिए एक एक करके सर। ढिंढोरा पीटती है, उस किसी भी योजना का असर उत्तर प्रदेश तो क्या किसी भी प्रदेश में दिखाई नहीं दे रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार का विकास, इतना विकास हमने समाजवादी पार्टी की सरकार ने वो लखनऊ के अंदर मेट्रो लेकर आए, जबकि दिल्ली में मेट्रो में को आने में 10 साल लगे, हम 6 महीने के अंदर मेट्रो लेकर आए। हमने इस देश को सबसे लंबा 302 किलोमीटर लंबा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे दिया। आप बताइए कि बीजेपी की सरकार ने कौन सा एक्सप्रेसवे दिया? बताइए डॉक्टर चंद्रमोहन, प्रदेश की 55 लाख बताइए। आपको भी ये कह रहे थे कि इनके कार्यकाल में जितनी सड़क बनती थी हम उससे 10 किलोमीटर ज्यादा सड़क बना रहे हैं। हमने अभी आपसे सवाल पूछने लगे, ये कह रहे हैं कि हमने 302 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बना दिया। आप अपनी उपलब्धि बताएं। 1090 के बारे में हमने 102 शामिल किया, हमने 108 शामिल किया। समाजवादी पार्टी की सरकार ने हमारी बेटी का कल योजना लाकर 30,000 रुपए की मदद की। ये नसीमुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी नहीं करा सकते। हमने गिरफ्तारी का जवाब कौन देगा? उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश में नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मैं भाजपा के अपने प्रवक्ता कौन डॉक्टर चंद्रमोहन जी से कहना चाहूंगा, ये बड़े भाई है हमारे, कि इन्हें चाहिए कि ये प्रवक्ता है भाजपा के, कि ये भारत सरकार में बात करके, चूंकि अपने अध्यक्ष जी से बात करेंगे, फिर इनके अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे, तो जहां जहां भाजपा शासित सरकारें हैं, 12-13 स्टेटों में सबसे ज्यादा इन्हीं की सरकारें हैं, तो ये अस्पतालों में पर्चा जो पहले 7 रुपए का बनता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड में, उसको 1 रुपया करवाइए। हमने 1 रुपया कराया है और जितनी गंभीर बीमारियां हैं उनका इलाज कराए, तभी तो जनता को राहत मिलेगी। लेकिन इनकी करनी कदरी में बड़ा फर्क है। ये कहते कुछ और है और करते कुछ और है। भाजपा और कांग्रेस ये दोनों आपस में मिले हुए हैं और दोनों पार्लियामेंट चलने नहीं देते, ये राज्यसभा चलने नहीं देते। जीएसटी का क्या हाल हो रहा है? जीएसटी बीजेपी कह रही है कि हम केंद्र में इतना विकास कर चुके हैं, यूपी की बारी है। सपा कह रही है कि यूपी में तो हमने अद्भुत विकास कर दिया है और जहां तक आप राहुल गांधी जी की बात राहुल गांधी जी अब एक एक करके
राहुल गांधी को लोकसभा अब जहाँ तक राहुल गांधी जी का सवाल है तो राहुल एक गांधी एक ने जो आज अखिलेश जी के लिए बोला है तो देखिए ऐसे डिबेट का मजा खराब हो जाए। एक एक करके उत्तर प्रदेश में एक राहुल गांधी जी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करें। डॉक्टर साहब, डॉक्टर चंद्र मोहन, राहुल गांधी काबिल है या अखिलेश यादव जी काबिल है? ब्रेक पर जाना पड़ेगा। आप देखिए अरशद आबिद साहब, मीटिंग में राहुल गांधी जी ने लगातार प्रचार किया था, ब्रेक पर जाना पड़ेगा प्रचार किया था फिर। और 10 पार्लियामेंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सीटों में से सिर्फ 2 भाग कांग्रेस को मिल पाई थी। अरशद आबिद, ठीक है अरशद आबिद, ठीक है, अब सवाल को आगे बढ़ाने दीजिए, कहां उलझ गए? एक एक करके आबिद साहब हो गया, आबिद साहब बस ठीक है, आबिद साहब हो गया। अब जरा डॉक्टर चंद्रमोहन साहब एक सवाल लेने दीजिए। डॉक्टर साहब, सारी बातें अच्छी हैं, राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप होते हैं और अंतिम जो चुनाव होता है वो जनता कर देती है कि किसकी बात किसको ज्यादा अच्छी लगी। हमारा सवाल ये है कि कल से लेकर अब तक राहुल गांधी जो फ्रंट फुट पर दिखाई पड़ रहे हैं डॉक्टर चंद्रमोहन, एक बात तो सही है कि क्या महंगाई का मुद्दा या दालों की महंगाई का मुद्दा आप लोगों को बैकफुट पर धकेल रहा है, मुश्किल और मुसीबत खड़ी कर रहा है, ये बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे डॉक्टर चंद्रमोहन? नहीं, बिल्कुल मुसीबत नहीं खड़ी कर रहा है। अगर मुसीबत खड़ी कर रहा होता राजीव जी, तो मैं आपको बता रहा हूं कि सहारनपुर में लोग नहीं आते, प्रयाग में लोग नहीं आते, गोरखपुर में लोग नहीं आते, बलिया में लोग नहीं आते, क्योंकि लोग जो आ रहे हैं, लोग प्रधानमंत्री जी को आशीष दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को आशीष दे रहे हैं। हम पूरे हमने कहा कि हमने बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन किया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने बूथ अध्यक्षों से सीधा संवाद किया। हमने कासगंज में भी किया, हमने मेरठ में भी किया, हमने कानपुर में भी किया, हमने बाराबंकी में किया, हमने बस्ती में किया, हमने जौनपुर में किया। सबने देखा, मीडिया के सामने गए। हम तो कोई छिपी हुई बात कह नहीं रहे हैं, कोई प्रायोजित कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। तो हम लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, अपनी उपलब्धियों को लेके जा रहे हैं। हम पूर्वांचल की जो सबसे बड़ी समस्या थी, हम एम्स की स्थापना कर रहे हैं। हम पूर्वांचल में फर्टिलाइजर कारखाना लगा रहे हैं। हम लगातार काम करते चले जा रहे हैं। मैंने आपको कहा कि हम 33% पर प्राकृतिक आपदा के समय पर मुआवजा देने की बात कह रहे हैं, लेकिन अभी तक क्या हुआ? 60 साल में देश को बर्बाद करने वाले लोग खाने को छेड़िए नहीं, एक एक करके रिजवी साहब आप जवाब दीजिएगा जब आपकी बारी आए। वो क्या कह रहे हैं? नहीं राजीव जी, 60 साल में देश को बर्बाद करने वाले लोग कैसे कह रहे हैं? जब जरूरत पड़ेगी तो समाजवादी पार्टी से समर्थन ले लेंगे कि यूपीए की सरकार चलानी है तो समाजवादी पार्टी समर्थन दे, और जब बंद करेगा तब समाजवादी पार्टी को गाली देंगे। मैंने लगातार कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी, तो ये प्रयोग तो आप भी करते रहे डॉक्टर चंद्रमोहन, सब जानते हैं। नहीं ये प्रयोग तो आप भी करते रहे। रंजन जी बैठे हुए हैं, वो भी जानते हैं कि भाई ये प्रयोग तो आप भी करते रहे। भाई बिहार में ये प्रयोग आप लोगों ने किया है, लंबे वक्त तक आपने नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार चलाई, फिर बात नहीं बनी। कौन सा प्रयोग किए? अरे भाई ये समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं, आप किसी दूसरे राजनीतिक दल के साथ जाते हैं। आपने बीएसपी के साथ प्रयोग किया है उत्तर प्रदेश में। नहीं, ये नरे किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता को जीतने के लिए किसी ने गठजोड़ नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, आप चुनाव की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप चुनाव की बात करें। जरा पुष्प जी को ले आए। पहला जो सवाल हमने कांग्रेस को लेकर पुष्प जी से किया था वो कहीं गुम हो गया था। अमेठी रायबरेली में तुम मत लड़ाओ। तो ये जो प्रपंच, नहीं हम समझ गए, आप पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं। मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। राजीव जी सुन लीजिए राजीव जी। पुष्प रंजन जी यहाँ बैठे, इन्होंने कहा कि हम मार्च करेंगे। मैं आबिद जी यहाँ बैठे हुए हैं। आबिद जी, मार्च करने से किसने रोका है इनको? कोई मार्च करने से रोक रहा था क्या? मार्च करते किसी ने रोका क्या? कह रहे हैं प्रशासन ने अनुमति नहीं दी मार्च। अरे प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, राहुल जी गिरफ्तार होते, जेल जाते, मानते को उत्तर प्रदेश समाज के लोगों पीड़ा है, लेकिन इन्होंने परमिशन नहीं मांगी। कह रहे हैं कि हम जो है मार्च करने वाले थे, प्रदेश सरकार ने मार्च नहीं करने दिया। क्योंकि राहुल जी की कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश से नहीं है, क्योंकि राहुल जी को मैंने बताया ना, इनको गाँव का पता नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, अब जरा पुष्प जी को आने दीजिए। का पता नहीं है। ये क्या करते हैं? एक पत्रकारी तजुर्बा और एक पत्रकारी नजरिया भी सुन लीजिए। प्रदेश में आते इन्होंने राजीव जी, इन्होंने अभी यात्रा निकाली। यात्रा कहां से शुरू की? दिल्ली से शुरू की। इनको मेरे उत्तर प्रदेश में कोई स्थान यात्रा शुरू करने को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला इनको यात्रा शुरू करने का स्थान? ये सारे सवाल है रिजवी जी जिससे जवाब करने वाले लोग रिजवी जी 27 साल यूपी बर्बाद, कैसी बात है? आसिफ रिजवी साहब इस सब बात के जवाब देंगे। हम जरा पुष्प जी को ले आए। पुष्प जी, ये कुछ जो बातें कह रहे हैं रिजवी साहब, लेकिन पहले एक बार पुष्प जी की टिप्पणी सुन लीजिए, आपको और सुविधा होगी और आप और विस्तार से जवाब दे पाएंगे। पुष्प जी की बात सुन लें।
लेकिन राहुल गांधी जी को लेकर जो विश्लेषण डॉक्टर चंद्रमोहन कर रहे हैं, ठीक है वो विपक्ष के नेता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, लेकिन कुछ बातें तो उसमें सही हैं। जैसे ये बात सही है कि राहुल गांधी की वो कनेक्टिविटी अभी भी नहीं बन पाई है, लिहाजा जब भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इतना बड़ा कोई दावा होता है उस पर क्वेश्चन मार्क अपने आप लग जाता है। पुष्प जी, क्या ये सही है? सहमत होंगे इस बात से? उत्तर प्रदेश में जो ट्रैक रिकॉर्ड है या और भी दूसरे सूबों में, राहुल गांधी जब से उन्होंने उस की पोस्ट को संभालना शुरू किया है, ठीक बात है, गांव तक उस तरह की कनेक्टिविटी जो आदमी एक नेता का जो चाहता है उस तरह से नहीं बन पाई है। लेकिन कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे मैनेजमेंट होते हैं जो कि आजकल जो हो रहा है, जिस तरह से सोशल मीडिया से लेके और तमाम जो इवेंट मैनेजर हैं वो आप राजनीति का मैनेजमेंट कर रहे हैं एक तरह से, तो दिशा बदल चुकी है। मैं जो तीनों नेताओं को, खासकर डॉक्टर साहब का बात मैं डॉक्टर साहब जो कह रहे थे, डॉक्टर चंद्रमोहन, केंद्र क्या था कि भ्रष्टाचार की उसकी कमीज जो है उससे ज़्यादा सफ़ेद मेरी कमीज है। लेकिन पिछले चुनाव से थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार ही पैरामीटर होता है, मैं दक्षिण भारत में घूम रहा था उन दिनों जब चुनाव साउथ में चल रहा था, तो भ्रष्टाचार एक मुद्दा जरूर उठ के आया था वहां पर भी, लेकिन जब रिजल्ट आए तो लगा कि लोगों ने भ्रष्टाचार को पैरामीटर बनाया ही नहीं। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को लौट के आना और जिस तरह से जयललिता का तमिलनाडु में चुन के आना, वो दिखाता था ये भ्रष्टाचार अब गौण हो गया है। अब सबसे जो अपर हैंड है वो महंगाई है। जिस महंगाई को शीला दीक्षित दिल्ली में रह के उस मुद्दे को नहीं समझ पाई, उसको इग्नोर करती नहीं लगातार कि महंगाई कोई इशू नहीं है उस पीरियड में, उनके जमाने में, तो जनता ने उसको उसका आईना दिखा दिया उन्हें। वही हालत कल में संसद में जब बहस चल रही थी महंगाई पर, और जिस तरह से रामविलास पासवान ने एक के बाद एक दाल को कहीं बता रहे हैं कि 24 रुपए किलो बिक रहा है, कहीं 32, कहीं 45 रुपए किलो। बिहार में वो कह रहे हैं कि किसान देने को तैयार है, और मैंने 10 टन दाल अपने इलाके में महनार गए थे शायद किसी जगह पे, वहाँ किस किसान से उन्होंने 30 रुपए किलो दाल लेके, और बताइए तो ये सब कहानी जो है, में बड़ी अजीब चीज होती है पुष्प जी, कि आप उस जब यूपीए सत्ता में थी तो राज बब्बर साहब को मुंबई और दिल्ली में 10 और 5 रुपए में थाली मिल रही दे रहे थे, और अब पासवान साहब सत्ता में है तो उन्हें 30 रुपए 40 रुपए किलो दाल मिल रही है। बड़ा सत्ता का खेल बड़ा अजीब होता है। आप अपनी बात पूरी करें, हम डॉक्टर साहब से जवाब लेंगे, रिजवी साहब को भी मौका देंगे। जिस महंगाई को अब आप सत्ता के दम्भ में आपने समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आपके नेता या प्रवक्ता या जो लोग भी चैनलों पर आ रहे हैं बातचीत करने के लिए, आप उस कमी को स्वीकार करने में दिक्कत क्या है? आप उसे स्वीकार कीजिए कि हाँ यहाँ कमी हो रही है, उसे हम ठीक करेंगे। जनता ने आपको चुन को ठीक करने के लिए भेजा है। बहुत सारी कमियां हो सकता है पिछली सरकारों में थी, लेकिन आप उसे आपका मैनेजमेंट कहीं फेल कर रहा है, स्वीकार कीजिए कि हमारा मैनेजमेंट फेल कर रहा है। स्वीकार कीजिए कि आपके किसी नेता प्रवक्ता ने, किसी उपाध्यक्ष ने ऐसी वाणी बोल दी कि जिसकी वजह से पार्टी को लज्जित होना पड़ा। आज गिरफ्तार भी हुए हैं बक्सर। वो तो उन्होंने स्वीकार किया है, तो उसमें न केवल स्वीकार किया बल्कि बाकायदा माफी भी मांगी। ये बात अलग है कि मामला फिर उससे आगे निकल गया और दोनों तरफ से फिर इन सब चीजों से हटके, भ्रष्टाचार और तमाम चीजों से आप जनता के चूल्हे को, आप ठीक है उज्ज्वल योजना की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या देश के सारे गरीबों के पास, जो गरीबी रेखा से नीचे के मजदूर हैं, उनके यहाँ क्या वाकई गैस के चूल्हे पहुंच गए? इसका भी सर्वे करा लीजिए। मुझे मालूम है कि मेरे यहाँ जो हाउस हेल्पर है, जो काम वाली है, उसके यहाँ आज भी उसने अप्लाई कर रखा कि 6-8 महीने से उसके यहाँ गैस का चूल्हा नहीं, कनेक्शन नहीं मिलता। एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपकी बात आपके लखनऊ में हजारों सैकड़ों ऐसे गरीब होंगे या गाँव में ऐसे गरीब होंगे। तो स्वीकार कीजिए कि आप एक बार में ये सिर्फ नारे लगा देने से नहीं आ जाएगा सब कुछ, समय लगेगा उसमें। नहीं, लेकिन आपकी बात का सर हम जो समझ पाए वो ये कि यूपी के चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं और दूसरे मुद्दे हो सकता है चलें न चलें, विकास एक मुद्दा होगा, लेकिन महंगाई का मुद्दा भी कोई कम मार नहीं करेगा। क्या आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं, उसी को केंद्रित करके जो हमने देखी 2014 में, उस जैसा कुछ यूपी में भी हम देख सकते हैं। डॉक्टर साहब से जवाब लेने के लिए जहां तक डॉक्टर साहब कह रहे थे, एक और चीज जी, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आप जहां जहां गए, यूपी के कुछ इलाकों का नाम ले रहे थे कि जहां जहां मोदी जी गए, भीड़ का सैलाब देखिए कि लोग कितने आए। सहारनपुर और प्रयाग का वो सैलाब बिहार में भी लोगों ने, मोदी जी जहां जहां गए वहां पर उनके कैंडिडेट हार गए। दिल्ली में भी वो सैलाब दिखता था जब वो जाते थे, या बड़े नेता अमित शाह जी जाते थे, वो सैलाब दिखता था, लेकिन आपके कैंडिडेट वहां भी हार गए। रिजवी साहब से मत तय कीजिए। एक रिजवी साहब से कमेंट लें, फिर डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, आप इस साहब को भी जोड़ेंगे। रिजवी साहब, पहले आपका ये क्या कहना चाह रहे हैं?
डॉक्टर साहब की बात पर टिप्पणी करना चाह रहे थे, बोलिए। देखिए साहब, अभी मैं सिर्फ यूपी की बात करता हूँ। 27 साल से यूपी में हर पार्टी की सत्ता रही है। 27 साल में यूपी बेहाल हो गया है। अभी यूपी की जनता, यूपी में हालत ये है, जिस किसान के पास खाने के लिए नहीं है, गन्ना संस्थान का पेमेंट, जो गन्ना किसान है, गन्ना किसानों का पेमेंट नहीं हो पा रहा है। गरीब आदमी के खाने के लिए नहीं है। आप बात कर रहे हैं कि हम बुलेट ट्रेन चला देंगे। गरीब आदमी जो है अपने घर में, मतलब उसके पास रोटी बनाने के लिए, रोटी खरीदने के लिए, आटा खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, दाल खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। आप कह रहे हैं हम आपको गैस दे देंगे। अरे पहले दाल तो इस रेट के अंदर लाओ कि आदमी ला सके, खरीद के ला सके। जब खरीद के लाएगा तब तो बनाएगा। अभी तो आप दिखा रहे हो कि हम बनाने का इंतजाम बना दे रहे हैं, ये तो इंतजाम बनाओ खरीदने का। युवा बेरोजगार है, युवाओं के लिए कोई प्लान नहीं है। आपने कहा था हमारी सत्ता है कि हम एम्प्लॉयमेंट देंगे। एम्प्लॉयमेंट की हालत यह है कि आज 15,000 के लिए, 18,000 के लिए यूपी का बच्चा बाहर जाके नौकरी कर रहा है। तो आप उसकी बात करो ना। आप बात कर रहे हो कि हम करें, लोकसभा के वक्त आपने ये कहा कि हम 15-15 लाख रुपए हर एक को दे देंगे, काला धन वापस आ जाएगा। काला धन आ गया वापस बैठ के, काले धन के 15-15 लाख रुपए हर गरीब को मिल गए। अब आप उस समय आपने कहा था कि हम बुलेट ट्रेन चला देंगे। बुलेट ट्रेन भी चल रही है साहब, बुलेट ट्रेन पे बैठ के आदमी जा रहा है, गरीब आदमी बुलेट ट्रेन पे बैठ के 5 रुपए में लखनऊ से दिल्ली। लेकिन जो बंदूक आप यूपी के कंधे पे रख के चलाना चाह रहे हैं, रिजवी साहब, एक सवाल सुन लीजिए। कई बार थोड़ा सा उस पे एक व्यंग भी है। नहीं रिजवी साहब, जो बंदूक आप यूपी के कंधे पे रख के चलाना चाह रहे हैं, असल स्थिति तो ये, बेहतर नारा तो ये होता जिससे थोड़ा मोटिवेशन ज्यादा होता कि 27 साल यूपी में कांग्रेस बेहाल, ये कैसा रहता? इससे अपील थोड़ी ज्यादा होती। नहीं, यूपी में साहब कांग्रेस कभी बेहाल नहीं थी। नहीं, देखिए आज के जो हमारा वार्तालाप हुआ है हमारे कार्यकर्ताओं से, ये इस बात का आगाज है कि यूपी की जो जनता है वो जातवाद से, झूठे समाजवाद से, गुंडागर्दी से, धर्म की राजनीति से उग चुकी है। अब हमारा जो है, जो यूपी बेहाल है, इसको ठीक करो, उसका नारा है। हम उसी पे गए हैं और उसी पे हम बात कर रहे हैं। तो इसकी हर बात का जवाब हमारे कार्यकर्ताओं ने आज आके वहां हमसे संवाद करके दे दिया है। लिखे हुए सवाल थे, हम लिखे हुए सवाल थे। डॉक्टर साहब ये आरोप लगा रहे हैं, लिखे हुए सवाल थे, वेल स्क्रिप्टेड थे। रिजवी साहब सवाल पूछिए। जी पूछिए रिजवी साहब। आपको मैं कह रहा हूं, मीडिया वहां मौजूद थी, मीडिया वहां मौजूद थी। रिजवी साहब मीडिया के सामने लड़के चिट्ठी लिख के, हमारे कार्यकर्ता चिट्ठी लिख के अपनी बात को लिख के दे रहे थे। सुनिए सर, मैं अपनी बात कह दूं, मीडिया के सामने हमारे लोग चिट्ठी लिख के दे रहे थे और वो चिट्ठी मीडिया के सामने ही दी जा रही थी और उसको जो है पढ़ा जा रहा था। और उसके बाद राहुल जी पूछते थे कि ये सवाल जो व्यक्ति इसने पूछा ये कहां पर खड़े हैं, और फिर रैंप पे वहां पर देख रहे हैं डॉक्टर चंद्रमोहन, इतनी ट्रांसपेरेंसी आ गई है कांग्रेस पार्टी में। वो दौर नहीं रहा जब संसद में पर्ची निकली थी। आपके कहने का मतलब ये है कि जितने मीडिया के लोग वहां बैठे थे, आपके कहने नहीं, हम तो आपकी बात का समर्थन कर रहे हैं। बैठे थे जिनके सामने वो पर्ची दी जा रही थी, नहीं, आपकी बात का समर्थन कार्यकर्ता हो गए थे। नहीं, आपकी बात का समर्थन कर रहे हैं, आप गलत समझ रहे हैं रिजवी साहब। संसद में पर्ची निकली थी, उसे काफी जमाना हो गया, वो सबने देखा था। एक सवाल ले लीजिए पुष्प जी का, फिर हम एक एक कमेंट जरा डॉक्टर साहब से और आबिद साहब से लें। सवाल करिए सर। जी साहब, शीला दीक्षित शायद मुख्यमंत्री का चेहरा है उत्तर प्रदेश में। पार्टी इस पे गौर नहीं किया कि भाई महंगाई की वजह से शीला दीक्षित को दिल्ली में हारनी पड़ी, अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। राज बब्बर, जिसको आप लोगों ने सबसे प्रोमिनेंट चेहरा वहाँ पर बनाया है, वो 10 रुपये की थाली और 5 रुपये की थाली दे रहे थे। महंगाई वाला जो ग्रास रूट जो इशू है, इससे वो लोग बहुत उठ के बात करते थे। इतना कद इन्होंने बढ़ा दिया था कि ज़मीन की हकीकत उनको नहीं दिख रही थी, ज़मीनी हकीकत क्या है। और उसका मिला, मतलब खमियाजा जो मिलना चाहिए वो शीला दीक्षित को मिला। फिर आपने उसी चेहरे को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। क्या नहीं लगता है कि इसमें दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को? रिजवी साहब छोटा सा जवाब दीजिएगा। देखिए सर, आप कांग्रेस ने 15 साल दिल्ली में राज किया, तो 15 साल दिल्ली को आगे बढ़ाया। राज किया या सेवा किया, ये बताइए। राज और सेवा में फर्क है। होने के बाद भी उतना नहीं ठीक है, तो राजनीति जरिया रहेगा, अब सेवा रहेगी, राज ही करते हैं, राज करते हैं। ठीक है डॉक्टर चंद्रमोहन, क्या महंगाई बड़ा मुद्दा होगा आने वाले चुनाव में? नहीं, मैंने अपनी गलती मानी, मैंने उस बात की गलती मानी। ठीक है सर, अब समय हम डॉक्टर साहब को चर्चा में ले आए, आबिद साहब का भी कमेंट लेना है। ठीक है डॉक्टर चंद्रमोहन। देखिए राजीव जी, उत्तर प्रदेश में महंगाई के मुद्दे पर चुनाव नहीं होगा, और चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी प्रयास कर ले, कोई नहीं होगा।
उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा वो होगा कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा पलायन के मुद्दे पर, उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा वो केवल इस पर होगा कि दलित की हत्या हो रही है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा बेटी के अपमान पर कि इनका 1090 का जो इंचार्ज बनाया जाता है वो भी महिला उत्पीड़न में शामिल होता है। चुनाव इस बात पर होगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा कि एक भी टैबलेट नहीं बता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा भेदभाव के आधार पर चुनाव होगा, जिसमें देखकर यह तय किया जाता है कि कौन होगा कौन नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा 3.5 मुख्यमंत्रियों के सवाल पर। उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा कि आजम खां के बोलों पर चुनाव होगा। मैं रामपुर जाके आया हूं, मैं केवल स्टूडियो में घूमने वाला नहीं हूं, मैं रामपुर जाके आया हूं। रामपुर में जिलाधिकारी नहीं है और वो आजम खां इनके समाजवादी पार्टी के चेहरे। तो आज समाजवादी पार्टी की जो सरकार है, क्योंकि मैंने कहा, मैं जोर दे के कहा, यहाँ पुष्परंजन जी बैठे हैं, उन्होंने हमारी क्रिटिकल आलोचना की, करनी भी चाहिए, हम स्वागत करते हैं। हम पत्रकारों की बातों का कभी बुरा नहीं मानते। क्रिटिकल आलोचना का हम जवाब अपने काम से देते रहे। हमको, हमारे नेता को बहुत सारी प्रकार की उपमाएं दी गई हैं, मैगजीनों के फ्रंट पेजों पे हमारे नेता के को जाने क्या क्या छापा है। तो हम जानते हैं, हम क्रिटिकल, हम कोई जग हसाई से, हम क्रिटिकल उपमाओं से भागने वाले लोग नहीं है। हम जो है वो एकात्म मानववाद को मानने वाले लोग हैं। जहाँ आप अच्छा करते हैं तारीफ भी होती है कि काम करने वाले लोग। इतने सारे मुद्दे आपने बात पूरी हो जाएगी। इतने सारे मुद्दे संक्षेप में सर, आपने कानून व्यवस्था, पलायन, इन्होंने कह दिया कि मेरे नहीं राजीव जी, इन्होंने कह दिया कि इन्होंने कह दिया, ये यहाँ तक चले गए प्रूव करने के लिए, केंद्र सरकार की नीतियों को प्रूव करने के लिए यहाँ तक चले गए कि इन्होंने अपने घर पे काम करने वाली महिला का भी नाम ले लिया, क्योंकि इनको क्रिटिकल आलोचना करनी थी। इनको एक भी काम, ठीक है, आप इस संक्षेप में जवाब। उज्ज्वला योजना में कोई अच्छी बात लगी, आप इस संक्षेप में जवाब। मुद्रा बैंक में कोई अच्छी बात लगी, इनको किसी बात में कोई अच्छी बात नहीं लगी। इनको देखिए, आप इस को बोलने दीजिए, समय नहीं, सम्मान के साथ में आप इस को बोलने दीजिए। पूरा सम्मान है, हम सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। हमने आप इस को मौका दीजिए। और सबको अगर भ्रष्टाचार देखना है तो मध्य प्रदेश में जाकर देखिए, वहाँ पर कितना बड़ा घोटाला हुआ है। घोटाला काम किसका है? प्रदेश सरकार का नहीं है क्या? जमाखोरी रोकने का काम प्रदेश सरकार का नहीं है क्या? आप इस बोलिए, समय निकल जाएगा, आप इस जवाब दीजिए। प्रदेश सरकार पर दलित उत्पीड़न, पलायन, कानून व्यवस्था, इन सारे मुद्दों पर चुनाव होने जा रहे हैं, सब आपके खिलाफ। आवाज मत करा दीजिए। एक भी सवाल नहीं खड़ा किया पुष्परंजन जी ने, केवल हमारे ऊपर सवाल खड़ा किया। अगर भ्रष्टाचार देखना है तो मध्य प्रदेश जाइए, व्यापक घोटाला हुआ, कितने लोग मारे गए, कितने अधिकारी मारे, कितने कर्मचारी मारे गए। अरे अगर भ्रष्टाचार देखना, राजस्थान जाइए, महाराष्ट्र जाइए, झारखंड जाइए, हरियाणा जाइए, ये लोग दंगा कराते हैं, कत्ल कराते हैं और हजारों बेगुनाह। ठीक है, चुनाव धीरे धीरे गरमा रहा और कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। आज तो चर्चा कांग्रेस पार्टी पे थी कि क्या नैया पार लगेगी या फिर नहीं लगेगी। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। अभी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर चंद्रमोहन बहुत शुक्रिया। रिजवी साहब आपका धन्यवाद। पुष्परंजन जी आप स्टूडियो में आए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्राइम एजेंडा यहीं तक, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जा रही हैं।